Hello and welcome everybody to Solid State Physics lecture series. And in today's lecture, we will hopefully start the device model or device theory of specific heat. इससे पहले वाले लेक्चर में हम आइंस्टाइन्स थियरी ऑफ लैटिस हीट कैपेसिटी को स्टडी कर रहे थे और इस तरह का कुछ CV और T/θe के बीच में जब हमने ग्राफ प्लॉट किया था तो कुछ इस तरह का ग्राफ वो हमें मिला था। और आप देख रहे होंगे कि हायर टेम्परेचर या फिर ये जो ग्राफ है ये एक्चुअली यहाँ कहीं रूम टेम्परेचर है, तो रूम टेम्परेचर के नीचे के जो टेम्परेचर्स हैं उनके लिए पर्टिकुलरली प्लॉट किया गया है ग्राफ। आप ये जानते हैं कि क्लासिकल थ्योरी हो या फिर आइंस्टाइन थियरी हो या फिर आगे भी हम स्टडी करेंगे डिवाइस मॉडल को, तो वहाँ भी आप देखेंगे कि जो हमारा स्पेसिफिक हीट है या हीट कैपेसिटी आप सिंपली उसे कह सकते हैं, किसी भी सॉलिड की हायर टेम्परेचर, हायर से जब हम हायर टेम्परेचर की बात करते हैं तो अबाउ देन रूम टेम्परेचर की बात हम कर रहे होते हैं, मीन्स 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 27, 26 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके आसपास के जो टेम्परेचर है उनको रूम टेम्परेचर माना जाता है। और वहीं हम ये डिस्कशन कर रहे होते हैं कि जितने भी सॉलिड्स हैं सभी का जो स्पेसिफिक हीट है एट रूम टेम्परेचर और अबव द रूम टेम्परेचर वो हमेशा 3R रहती है। ये जो डॉटेड लाइन यहाँ बनाई गई है 3R लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। CV = 3R। ओके, एक्चुअली CMV है मोलर हीट कैपेसिटी, चूँकि आपको अपने सॉल्यूशन को एक यूनिफॉर्मिटी देनी होती है इसी वजह से। तो आइंस्टाइन का ये जो ग्राफ प्लॉट किया गया बिलो देन रूम टेम्परेचर, तो आप ये देख रहे होंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर, ये जो सॉलिड लाइन है ये हमारे थियोरेटिकल ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो ये पॉइंट्स हैं ये पॉइंट ये सब एक्सपेरिमेंटल डेटा है और ये डायमंड के लिए प्लॉट किया गया था ग्राफ, तो उसी के लिए हम उसी डेटा को स्टडी कर रहे हैं। तो आप ये देख रहे होंगे कि जब रूम टेम्परेचर के आसपास के टेम्परेचर हैं तो एग्जैक्टली ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। जो पॉइंट है एक्सपेरिमेंटल डेटा का जो हमें पॉइंट्स मिले वो और ये सॉलिड लाइन। लेकिन जैसे ही हम बहुत लो टेम्परेचर की तरफ आते हैं, वेरी लो टेम्परेचर आप इसे कह सकते हैं, तो जीरो की तरफ अप्रोच जब करता है टेम्परेचर, तो आप ये देखते होंगे कि जो थियोरेटिकल ग्राफ है और जो एक्सपेरिमेंटल पॉइंट्स है उनमें कुछ डेविएशन आ जाता है, ये देखिए यहाँ ये पॉइंट यहाँ एग्जैक्टली इसके साथ कोइंसाइड करना चाहिए था, ये पॉइंट इसके साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड करना चाहिए था, और ये पॉइंट इसके साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। एक्सपेरिमेंटल डेटा और जो हमारा थियोरेटिकल डेटा था उसमें कुछ डेविएशन मिल रहा था हमें। तो इस डेविएशन को कैसे ओवरकम किया गया यही समझाया हमें डिवाई ने। और जो सबसे बड़ी वजह मानी गई इस डेविएशन के पीछे वो मानी गई कि किस तरह से जो एक अजम्पशन हम क्लासिकल थियरी से कंसीडर करते हुए आ रहे हैं दैट ऑल द atoms of lattice can be treated or assumed as a three-dimensional identical and independent harmonic oscillator। एक तो ये वजह कि आइडेंटिकल और इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर अज्यूम किया गया उन एटम्स को। ओके, और इसके बाद जो उनकी फ्रीक्वेंसी थी, जिस फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट कर रहे थे, जिसको हम नॉर्मल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं, वो भी ओमेगा नॉट अज्यूम कर ली गई। यानी कि बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास हो सकते हैं और वो एक ही फ्रीक्वेंसी से सब के सब वाइब्रेट कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लगता। तो ये जो अजम्पशंस थे जिन दो के बारे में मैंने आगे जिक्र किया, इसका बार बार हम जिक्र करते रहेंगे जैसे ही हमारी आगे की थियरी स्टार्ट होगी। लेकिन डिवाइस मॉडल को स्टार्ट करने से पहले आपको एक कंसेप्ट से रूबरू होना पड़ेगा, एक कंसेप्ट को ग्रहण करना पड़ेगा, और वो कंसेप्ट है डेंसिटी ऑफ मोड्स।
डेंसिटी ऑफ मोड्स। ये तो लिमिटेशंस हो गई, ये ओवरकम की गई डिवाइस के। जब डिवाई मॉडल हम स्टडी करेंगे तब जाके फिर से हम इन शॉर्टकमिंग्स पे आएंगे और फिर से बताएंगे कि डिवाई ने किस तरह से क्या क्या अज्यूम किया। मेनली ये जो दो हमारी अजम्पशंस थी कि हमने एटम्स को आइडेंटिकल और इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर्स अज्यूम किया हुआ था, और डिवाई ने उन्हें कपल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर अज्यूम किया। और सेकंड जो फ्रीक्वेंसी है वो सब की इन एक ही फ्रीक्वेंसी, जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी हम उसको कह रहे थे ओमेगा नॉट, उससे सब के सब ये एटम्स जितने भी 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं ये सब के सब एक ही फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हैं। ऐसा भी डिवाई ने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि वहाँ डिफरेंट मोड्स हैं, फ्रीक्वेंसी के डिफरेंट मोड्स हैं। यानी अगर कुछ एटम्स ओमेगा 1 फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हैं तो दूसरे ओमेगा 2 से कर रहे हैं, तीसरे ओमेगा 3, मतलब कुछ बंचेज ऑफ एटम्स हैं जो एक फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हैं, कुछ दूसरे बंचेज ऑफ एटम्स हैं वो दूसरी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हैं, कुछ तीसरी फ्रीक्वेंसी से, कुछ चौथी। यानी क्या है, वहां डिफरेंट मोड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि जितने भी एटम्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं, वो सब के सब एक ही फ्रीक्वेंसी, एक ही सिंगल फ्रीक्वेंसी से कैसे वाइब्रेट कर सकते हैं। तो ये ओवरकम किया गया तो डिवाई के थ्रू। और वहाँ एक रूल आप आगे पढ़ेंगे डिवाइस मॉडल में, डिवाई टी क्यूब रूल, है ना। तो वहां से फिर आपको पता लगेगा कि किस तरह डिवाई ने वो सब बातें हमें समझाई। और ये जो डेविएशन आ रहा था आइंस्टाइन के ग्राफ में, इसको भी उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। ओके, और ये वेल एग्रीमेंट में आया एक्सपेरिमेंटल डेटा के। ओके, उसके बाद जब हम डिवाई मॉडल स्टडी करेंगे ये सब ग्राफ के ऊपर फिर से हम लौट के आएंगे एक बार। लेकिन उससे पहले आपको एक टॉपिक से फिर से मैं बता रहा हूँ कि आपको एक टॉपिक से यहाँ फेमिलर होना पड़ेगा, और वो है डेंसिटी ऑफ मोड्स। ओके, अच्छा देखिए, डेंसिटी ऑफ मोड्स को जब हम शुरू करेंगे ना टॉपिक को, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा, क्योंकि इस तरह के कंसेप्ट से आप कभी गुजरे नहीं हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा हो सकता है आपको थोड़ा सा अब्रूप्ट लगे। लेकिन जब आप इसे स्टडी करेंगे तो फिर आपको सब चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, और अंत में आप देखेंगे कि हाँ वाकई ये चीज़ें काम की हैं और टॉपिक बहुत अच्छा है ना। आप इसे कहीं से भी स्टडी करेंगे, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है डेंसिटी ऑफ मोड्स, और मैक्सिमम एग्जाम्स में ये पूछा जाता है डेंसिटी ऑफ मोड्स। ओके, तो शुरू करेंगे हम एक स्ट्रिंग के एग्जाम्पल से, और 1 डायमेंशनल केस से हम शुरू करेंगे और उसको फिर जर्नलाइज करेंगे 3 डायमेंशनल केस में। ऐसा क्वांटम मैकेनिक्स में आप बहुत बार करते हैं कि किसी 1 डायमेंशनल, देखिए जब हम प्रॉब्लम को शुरू करते हैं 1 डायमेंशनल में, तो हमारा जो टारगेट होता है कि जो कि 1 डायमेंशनल की जो कैलकुलेशन है, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन, वो थोड़ी आसान होती है इन कंपैरिजन टू 3 डायमेंशनल। तो हम क्या करते हैं कि अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम 3 डायमेंशनल से मैथमेटिक्स ना करके 1 डायमेंशनल में मैथमेटिक्स करते हैं, और वहां से जो रिजल्ट हमें मिलता है 1 डायमेंशनल में केस में से, उसको फिर हम जनरलाइज करेंगे 3 डायमेंशनल। तो इस तरह से हमारी जो लेबर है मैथमेटिक्स में वो बच जाती है। तो ये एक रीजन है। तो हम डेफिनेटली एक 1 डायमेंशनल स्ट्रिंग अज्यूम करने जा रहे हैं, और उस स्ट्रिंग में जब वाइब्रेशंस होंगे, क्या क्या चेंजेस उसमें आएंगे, किस तरह से हम उन चेंजेस को देख सकते हैं, है ना। एक हल्का सा इनपुट यहाँ आपको स्ट्रेस, स्ट्रेन और यंग मॉडुलस का भी दिखने वाला है, और वहीं से फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये आज का टॉपिक है हमारा डेंसिटी ऑफ मोड्स। ओके, डेंसिटी ऑफ मोड्स। कई कई बुक्स में आपको डेंसिटी ऑफ स्टेट्स भी आपको दिखेगा, ये लिखा हुआ, शायद किटल वाली जो बुक है उसमें डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ही लिखा हुआ है। खैर, अच्छा, तो डेंसिटी ऑफ मोड्स हमने पहले स्टडी करना, और जब हमें ये टॉपिक समझ में आ जाएगा डेंसिटी ऑफ मोड्स, तब जाके कहीं हमें डिवाई मॉडल, क्योंकि डिवाई मॉडल में जो यहाँ से रिजल्ट हम एक्वायर करेंगे वो डायरेक्ट हम डिवाइस मॉडल में यूज करने वाले हैं। ओके, तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को, डेंसिटी ऑफ मोड्स। डेंसिटी ऑफ मोड्स क्या है? देखिए, आपने एटम्स के स्ट्रक्चर को स्टडी किया हुआ है ना,
मैं केवल एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, यहाँ एटम इलेक्ट्रॉन्स का कोई सीन नहीं है, आपको केवल डेंसिटी ऑफ मोड्स स्टडी करना है। उसके लिए हम एक स्ट्रिंग का एग्जाम्पल अभी लेने वाले हैं, पर उससे पहले डेंसिटी ऑफ मोड्स को समझने का तरीका क्या है। देखिए मेरे पास एटम है, एटम का स्ट्रक्चर आप सब लोग पढ़ के आते हैं, पहले थॉमसन ने हमें समझाया, फिर बोहर ने हमें समझाया, है ना, रदरफोर्ड ने, पहले थॉमसन ने, फिर रदरफोर्ड ने, फिर बोहर ने, फिर सोमरफील्ड ने, बहुत सारे वहाँ तक चेंजेस उसमें होते रहे। ठीक है, अंत में ये माना गया कि एटम्स के चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन KLMN सेल्स में अलग अलग तरह से होता है। तो देखिए K सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वहाँ इलेक्ट्रॉन की नंबर डिफरेंट है। L सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें डिफरेंट है। M सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें डिफरेंट है। तो N सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें डिफरेंट। तो कुछ इसी तरह का ये आइडिया है डेंसिटी ऑफ मोड्स का, कि अगर कुछ एटम्स हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी एक जैसी, ये एक मोड ऑफ वाइब्रेशन हुआ। फिर कुछ एटम्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी एक जैसी, वो दूसरा मोड हुआ। कुछ एटम्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी एक जैसी, तो डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस वहाँ स्टडी किए गए, उन्हीं की डेंसिटी हमें यहाँ फाइंड करनी है। डेंसिटी से तो आप डेफिनेटली तो मैथमेटिक्स का वर्ड है ना, तो फिजिक्स को ढूंढना है हमें यहाँ। ठीक है, हालांकि ये ज़्यादा मैथमेटिकल वर्क है, पर फिर भी हम इसके पीछे फिजिक्स को ढूंढने वाले हैं। तो डेंसिटी तो आप पता है, मोड्स मैंने आपको बता दिया, डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से जब लैटिस वाइब्रेट करेगा, है ना, तो उनको हम डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेट, जैसे हम अभी स्टडी करके भी आए हैं लैटिस वाइब्रेशंस, है ना। वन एटॉमिक क्रिस्टल लैटिस के केस में हमने अलग थियरी स्टडी की, टू जो हमारे पास डाई एटॉमिक क्रिस्टल लैटिस था उसके केस में हमने डिफरेंट थियरी स्टडी की। हालांकि आप यहाँ देखेंगे जब हम डिबाई थ्योरी को कर लेंगे ना, तो वहाँ से जो रिजल्ट्स आएंगे डेफिनेटली वो जो आइंस्टाइन्स थ्योरी की शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको ओवरकम करेंगे, लेकिन उसके बाद भी वहाँ कुछ कमियां रह जाती हैं। और वो कमियां, एक तो जो इलेक्ट्रॉन की स्पेसिफिक हीट है उसको कंसिडर नहीं किया जाता यहाँ, केवल क्योंकि हम ये रिजल्ट मैं आपको खोज के बताता हूँ, मैंने स्टडी तो आपको जरूर कराया था। ये 1 मिनट, ये वाला जो रिजल्ट था हीट कैपेसिटी वाले लेक्चर में हमने स्टडी किया था। तो ये जो स्पेसिफिक हीट है, लैटिस हीट कैपेसिटी है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक होता है लैटिस में वाइब्रेशन जो डेवलप करने हैं, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक हीट। इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में रहते हैं, वो वहाँ से कुछ उस हीट को ऑब्जर्व करते हैं और कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो कुछ हिस्सा इसका भी होता है, यानी जो सॉलिड की स्पेसिफिक हीट होगी वो केवल लैटिस वाइब्रेशन तक नहीं है, लैटिस वाइब्रेशन नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक हीट में भी उसका कुछ पार्ट जाता है। तो हम तो केवल यहाँ कंसंट्रेट कर रहे हैं, केवल यही तो बात कर रहे हैं हम, चाहे हम क्लासिकल थ्योरी की बात कर लें, चाहे हम आइंस्टाइन थ्योरी की बात कर लें, चाहे हम डिबाई थ्योरी की भी बात कर लेंगे, तब भी हम केवल अपने आप को यहीं तक सीमित रखेंगे। इसकी बात हम कभी नहीं कर रहे। इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक हीट, इसका क्या होगा, इसका कंट्रीब्यूशन का क्या हो, चाहे ये कितना भी कम है। मैं मान रहा हूँ कि ये जो सॉलिड स्पेसिफिक हीट में, जो सॉलिड में स्पेसिफिक हीट जाती है, हीट कैपेसिटी जो सॉलिड की है, उसका बहुत बड़ा पार्ट लैटिस वाइब्रेशंस जनरेट करने में यूज होता है, आई एक्सेप्टेड। बट चाहे उसका कितना ही पार्ट, भले 5% पार्ट ऑफ द टोटल हीट एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक हीट में तो जाएगा ना, तो इसको कंसिडर क्यों नहीं किया गया। ये आप लास्ट में जो शॉर्ट कमिंग्स आप डिवाइस थ्योरी की स्टडी करेंगे, वहाँ एक शॉर्ट कमिंग आपको ये भी मिलेगी। और दूसरा जो यहाँ हमें देखने को मिलेगा, एक तो इलेक्ट्रॉन की स्पेसिफिक हीट को यहाँ कंसिडर नहीं किया गया। हालांकि जो आप ग्राफ वहाँ पढ़ेंगे तो वो बिल्कुल एग्रीमेंट में आपको दिखेगा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के, लेकिन उसके बाद भी वहाँ कमियां रह गई थी, है ना। जैसे एक कमी मैंने आपको बताई अभी, जो इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक हीट है उसको कंसिडर नहीं किया गया कहीं भी, है ना। अच्छा, तो डेंसिटी ऑफ मोड्स हमने स्टडी करनी है, इसको हम जनरली जेड न्यू डी न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं,
जेड न्यू डी न्यू आगे आपको पता लग जाएगा, फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको हम जेड न्यू डी न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड न्यू है डेंसिटी ऑफ मोड्स इन द फ्रीक्वेंसी रेंज डी न्यू, या फिर आप इसे कह सकते हैं इन द फ्रीक्वेंसी रेंज बिटवीन द फ्रीक्वेंसी न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, डेंसिटी ऑफ मोड्स। ओके, सो हम एक स्ट्रिंग से इस डिस्कशन को शुरू करेंगे और फिर बाद में हम इस वन डायमेंशनल केस को, जो कि ये हमारा स्ट्रिंग है जो कि एक वन डायमेंशनल स्ट्रिंग है, इसी केस को फिर हम आगे थ्री डायमेंशनल केस में जनरलाइज कर देंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस। सो डेंसिटी ऑफ मोड्स। So consider a one-dimensional continuous string of length small l। ये हमारे पास एक continuous string है और ये दोनों एंड पे रिजिड है, यानी दोनों एंड इसके फिक्स्ड हैं। ओके, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो स्मॉल l है। ओके, लेट इट वाइब्रेट इन लॉन्गिट्यूडनल मोड। तो इसमें हम लॉन्गिट्यूडनल मोड में वाइब्रेशंस जनरेट करते हैं विद बोथ एंड फिक्स्ड। Let x be the position of a line element and uxt, ये जो u है ये दो पोजीशन का फंक्शन है और टाइम का फंक्शन है। Let uxt is its displacement from the mean position of at any time t। ठीक है, तो मैं ये जो यहाँ थियोरी लिखी है इसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मेरे पास एक कंटिन्यूअस स्ट्रिंग है, ये जो एक्सिस, ये इसकी एक्सिस है स्ट्रिंग की, ये वन डायमेंशनल केस है चूंकि हमने इसको एक ही डायमेंशन में कंसीडर किया है और वो डायमेंशन है एक्स एक्सिस। ठीक है, अच्छा, ये दोनों एंड इस स्ट्रिंग के फिक्स्ड हैं और इसकी टोटल लेंथ स्मॉल l है। हम इसमें लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस जनरेट कर रहे हैं अभी के लिए, बाद में हम इस केस को ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस के लिए जनरलाइज भी करने वाले हैं लास्ट में जाके। तो आपको पता है कि वाइब्रेशंस हम दो तरह से जनरेट कर सकते हैं, या तो लॉन्गिट्यूडनल होंगे वाइब्रेशंस या फिर ट्रांसवर्स होंगे वाइब्रेशंस। लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस कब होंगे? जब जो मीडियम है हमारा उसके पार्टिकल वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन में वाइब्रेट करें तो लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस होंगे, और वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करें तो वो ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस होंगे। तो हमने इसमें फिलहाल के लिए लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस को कंसीडर किया है। ये मेरे पास कोई एक लाइन एलिमेंट है ए बी। ओके, ये मेरे पास कोई एक लाइन एलिमेंट है ए बी। मैं इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास कोई लाइन एलिमेंट है, ये देखिए, ये है मेरे पास कोई लाइन एलिमेंट ए बी। तो चूंकि ये कंटिन्यूअस स्ट्रिंग है तो डेफिनेटली इस स्ट्रिंग के जो पार्टिकल्स होंगे इस लाइन एलिमेंट के ऊपर भी होंगे, और जब ये स्ट्रिंग में हम लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस जनरेट करेंगे तो चूंकि लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस में जो मीडियम के पार्टिकल होते हैं वो वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन में प्रोपेगेट करते हैं, और वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन इस एक्स एक्सिस में हमने कंसिडर की हुई है। ये एक्सिस ऑफ एक्स है, ये एक्सिस ऑफ एक्स है, तो इस डायरेक्शन में हमने कंसीडर की हुई है। तो ये कोई मेरे पास लाइन एलिमेंट है ए बी, तो इसके ऊपर भी कुछ इस स्ट्रिंग के पार्टिकल्स होंगे, और इस लाइन एलिमेंट की जो पोजीशन है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वो इस फिक्स्ड एंड से स्मॉल एक्स डिस्टेंस पे है, और ये इस फैक्टर के द्वारा दिखाया गया है इसका जो डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा? जब इसमें वाइब्रेशंस होंगे डिस्प्लेसमेंट तो तभी होंगे, बिना वाइब्रेशन के डिस्प्लेसमेंट कहाँ से हो जाएंगे? तो ये जो लाइन एलिमेंट ए बी पे पार्टिकल होंगे, इस बात को बड़ी ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, यहाँ से आप जब आगे आएंगे तो बिल्कुल सिंप्लीफाइड हो जाएगा वर्जन। इस केस के थ्रू हमें शुरू करना है, पर ये हमारा टारगेट नहीं है कि हमें कोई स्ट्रिंग स्टडी करना है या फिर उसमें वाइब्रेशन स्टडी करना है। ये हमारा जो टारगेट ये नहीं है, ये हमारा एक टूल है जिसके थ्रू हम अपने रिजल्ट्स तक पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास कोई लाइन एलिमेंट है ए बी, इसकी इस फिक्स्ड एंड से पोजीशन है फिलहाल एक्स। जब इसमें वाइब्रेशंस जनरेट होंगे तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस फंक्शन से दिखाया गया है, ये इस फंक्शन से दिखाया गया है uxt, जो कि पोजीशन का और टाइम का फंक्शन है। ठीक है, तो जब
जब इस स्ट्रिंग में लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं तो ये जो लाइन एलिमेंट है ये वाइब्रेट करता है, ये पार्टिकल्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे इनटू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। तो इसकी जो नई पोजीशन है वाइब्रेशन के बाद, इसकी जो नई पोजीशन है वो है A डैश B डैश। ठीक है, तो इस A डैश B डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका डिस्प्लेसमेंट, ये इसका डिस्प्लेसमेंट ही तो है। इस लाइन एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, A डैश B डैश या A प्राइम B प्राइम, जो भी आप बोलना चाहें। सो A प्राइम A प्राइम या फिर B प्राइम, ये डिस्टेंस A प्राइम या फिर B प्राइम, ये A से A प्राइम तक या फिर आप कह सकते हैं B से B प्राइम तक, ये कितनी होगी, ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी। ठीक है, अब एक मैं दूसरा लाइन एलिमेंट इस पे कंसीडर कर रहा हूँ। इस लाइन एलिमेंट को मैंने कहा है CD, इस लाइन एलिमेंट को मैंने नाम दिया है CD। अब ये लाइन एलिमेंट जब चूंकि लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस जनरेट होंगे तो इस लाइन एलिमेंट AB और इस लाइन एलिमेंट CD के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैंने स्मॉल dx से रिप्रेजेंट किया है, यानी AB के बीच में और CD के बीच में जो डिस्टेंस है वो dx से रिप्रेजेंट की गई है। ठीक है, अच्छा, तो जब ये लाइन एलिमेंट वाइब्रेट करेगा इस लाइन एलिमेंट पे जो पार्टिकल्स होंगे इस स्ट्रिंग के, जिस भी मेटल से स्ट्रिंग बना है, जिस भी सॉलिड ये जिसको हमने स्ट्रिंग कंसीडर किया है, जिस भी मटेरियल से बना है, उसके जो पार्टिकल्स इस लाइन एलिमेंट CD पर होंगे वो भी वाइब्रेट करेंगे, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे। तो उनकी जो वाइब्रेशन के बाद का डिस्प्लेसमेंट होगा वो दिखाया गया है C प्राइम और D प्राइम से। ठीक है, अब C प्राइम यानी यहाँ से ये डिस्टेंस या फिर आप कह सकते हैं D से D प्राइम की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस हमने दिखाई है UX प्राइम, ये सॉरी UXT प्लस डेल U बाई डेल X इंटू DX। अब ये फंक्शन कहाँ से आया, सुनो, इस ग्राफ को जरा स्टडी करते हैं। ठीक है, इस ग्राफ को जरा स्टडी करते हैं। ये ग्राफ आपको इसका आंसर देगा। ठीक है, ये ग्राफ प्लॉट किया गया है इस डिस्प्लेसमेंट फैक्टर UXT और डिस्टेंस x के बीच में, यानी UXT के बीच में और इस डिस्टेंस x के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है। देखिए, ये ग्राफ कुछ इस तरह का आता है। मान लीजिए यहाँ आप थे जब स्ट्रिंग का डिस्प्लेसमेंट x था, ये इस लाइन एलिमेंट की बात हम कर रहे हैं, जो पार्टिकल्स इस लाइन एलिमेंट पे होंगे वो जब वाइब्रेट कर रहे थे तो उनका जो डिस्प्लेसमेंट था अपनी मीन पोजीशन से वो कितना था, UXT। ओके, तो UXT हमने बता दिया। ये लाइन एलिमेंट जो इस लाइन एलिमेंट पे थे AB पे, जब ये अपनी मीन पोजीशन से वाइब्रेट करते हैं तो उनका जो डिस्प्लेसमेंट होगा अपनी मीन पोजीशन से वो इस फैक्टर के द्वारा दिखाया गया है। ओके, अब ये जो लाइन एलिमेंट है, ये जो पार्टिकल्स है जो लाइन एलिमेंट CD पर है, जब ये वाइब्रेट करेंगे तब कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इस डिस्प्लेसमेंट को हमने चूंकि दिखाया किससे, dx से, तो dx को जब आप यहाँ करेंगे और यहाँ मिलाएंगे तो UXT तो इसमें आएगा ही आएगा, ये रहा UXT तो इसमें, प्लस ये, और ये जो मार्जिन है, ये मार्जिन ये दिखाया गया है इस U का x के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हुआ इंटू dx, ये U x के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हुआ इंटू dx। तो इस तरह से हम C प्राइम और D प्राइम कैलकुलेट कर सकते हैं, C प्राइम और D प्राइम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, हमें यहाँ से स्ट्रेन चाहिए, इस स्ट्रिंग में कितनी स्ट्रेन आई, और उस स्ट्रेन की कैलकुलेशन के लिए मुझे ये फैक्टर्स आगे काम आने वाले हैं, इसलिए मैंने शुरुआत यहाँ से की है। ठीक है, आप चाहे तो पहले आप स्ट्रेन से शुरुआत कर लें, स्ट्रेन के लिए आपको इन एलिमेंट्स की, इन फैक्टर्स की जरूरत होने वाली है, तो आप वहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। वहां से स्टार्ट करने के बाद फिर आप स्ट्रेन कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो मैं फिर से इस कहानी को एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये मेरे पास एक स्ट्रिंग था,
जो कि एक कंटिन्यूअस स्ट्रिंग था, इसकी टोटल लेंथ स्मॉल एल है, ये दोनों एंड पे फिक्स्ड है, और इसमें हम लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस का जनरेशन अभी कंसीडर कर रहे हैं। केवल लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस हम इसमें कंसीडर कर रहे हैं कि इसमें इस स्ट्रिंग में जो वाइब्रेशंस अभी हो रहे हैं वो केवल लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस है। बाद में जाके हम इसमें ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस को भी कंसीडर करने वाले हैं इस केस को जनरलाइज करके, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग का कोई एलिमेंट है ए बी, इस एलिमेंट पे जितने पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे होंगे अपनी मीन पोजीशन के आसपास, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे होंगे। तो इस लाइन एलिमेंट की इस फिक्स्ड एंड से डिस्टेंस है फिलहाल स्मॉल एक्स। तो जो ये इस लाइन एलिमेंट पे जो पार्टिकल्स हैं उनका जो वाइब्रेशन है अपनी मीन पोजीशन से ऐसे 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 वो दिखाया गया है इस फैक्टर के द्वारा। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये दिखाया uxt इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ओके। अब एक दूसरा लाइन एलिमेंट है सी डी, जिसकी ए बी से डिस्टेंस है स्मॉल डी एक्स। तो जब इस लाइन एलिमेंट सी डी पे जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी मीन पोजीशन से वाइब्रेट करेंगे, अपनी मीन पोजीशन के दोनों तरफ वाइब्रेट करेंगे, उनका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो उनका डिस्प्लेसमेंट होगा इतना, सी सी प्राइम होगा, या तो यहाँ से यहाँ तक होगा, या फिर डी डी प्राइम होगा। और इस डिस्प्लेसमेंट को दिखाया गया है इस फैक्टर से, और इस फैक्टर को यूज किया गया है इस ग्राफ से, ठीक है। जब आप टोटल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे x प्लस डी एक्स तो कितना होगा? इतना होगा, इतना। तो इसमें uxt तो होगा ही, प्लस ये फैक्टर भी होगा, ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस क्या दिखाएगी? u का x के साथ चेंज इंटू डी एक्स, u का x के साथ चेंज इंटू डी एक्स। चूंकि लेंथ dx के लिए तो देख रहे हैं हम, ये लेंथ dx के लिए तो देख रहे हैं, तो इतना होगा, ठीक है। अब फिर से हम अपनी कहानी के ऊपर लौट आते हैं, ओके। सो ए प्राइम की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली, और ये तो पहले से मेरे पास था uxt, और सी प्राइम और डी प्राइम की वैल्यू भी मेरे पास आ गई uxt प्लस डेल u बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये फैक्टर मैंने यहाँ लिखा भी है कि इस डिस्टेंस को, इतनी छोटी सी डिस्टेंस को आप ऐसे दिखाएंगे। और ये कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आगे की थियरी में जब हम इस पूरे डिस्क्रिप्शन में कहीं मैं u के फंक्शन को xt लिख भी सकता हूँ और कहीं नहीं भी लिख सकता हूँ, पर आप समझ के चलिएगा कि u हमेशा किसका फंक्शन है? पोजीशन का और टाइम का फंक्शन है, ठीक है। पोजीशन और टाइम का फंक्शन है। तो इस तरह से मैं कभी कभी डेल u xt लिख भी सकता हूँ और नहीं भी लिख सकता हूँ, तो उससे कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। हमेशा आप ये मान के चलिएगा कि जो u है वो हमेशा पोजीशन का और टाइम का फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, ये हमारी कैलकुलेशन हो गई। ए प्राइम बी प्राइम या सी प्राइम डी प्राइम की वैल्यू मेरे पास आ गई है। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ स्ट्रेन ई, स्ट्रेन को यहाँ दिखाया गया है स्मॉल ई से, इन द स्ट्रिंग इज गिवन बाई। अब स्ट्रेन को आप क्लास 12 में पहुंच जाइए, और क्लास 12 में जब आप स्ट्रिंग को या फिर स्ट्रेन को, डायरेक्टली हम स्ट्रिंग का केस लिए बिना भी हम इसको स्टडी कर सकते हैं, किसी स्प्रिंग की स्ट्रेन भी हो सकती है। स्ट्रेन को जब आप जनरली स्टडी करते थे तो किस तरह से स्टडी करते थे? ये जो स्ट्रेन है इसको जब हम स्टडी करते थे क्लास 12 में, तो हम ये फॉर्मूला करते थे यूज, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। या फिर अगर आप इसको मोर जनरली लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं चेंज इन डायमेंशंस ओवर ओरिजिनल डायमेंशंस, चेंज इन डायमेंशंस ओवर ओरिजिनल डायमेंशंस, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। लेकिन जो हम स्टडी करके आए हैं यंग्स मॉडुलस के केस में, या उससे पहले हुक्स लॉ हम स्टडी करके आए हैं, तो हम ऐसा स्टडी करके आते हैं, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं कि हमेशा लेंथ में ही चेंज होगा। अगर आप 3 डायमेंशनल केस को स्टडी कर रहे हैं तो उसमें फिर तीनों के तीनों डायमेंशंस में चेंज होता है, तो इसलिए मैंने डायमेंशंस लिखा है इसी फॉर्मूले को जनरलाइज करने के लिए, ठीक है। अब बताइए चेंज इन लेंथ कितना हुआ? वो हुआ बी प्राइम डी प्राइम, यानी बी ओरिजिनल कितना था? ओरिजिनल तो ये लेंथ थी हमारे पास डी, बी और डी के बीच में, ठीक है। चेंज इन लेंथ कितना हुआ? ये ओरिजिनल कहाँ थे? ये लाइन एलिमेंट यहाँ था ओरिजिनली, ये लाइन एलिमेंट ये था, और वाइब्रेशन के बाद कहाँ पहुँच गए? ये लाइन एलिमेंट यहाँ पहुँच गया और ये लाइन एलिमेंट यहाँ पहुँच गया। वाइब्रेशन जब हुआ ऐसे ऐसे स्ट्रिंग
स्ट्रिंग में जब ऐसे ऐसे वाइब्रेशन हुआ तो ये लाइन एलिमेंट यहाँ पहुँच गया, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये इस लाइन एलिमेंट की एक्सट्रीम पोजीशन है। समझ रहे हो? जब लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस होंगे तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे अपनी मीन पोजीशन से, तो ये इस तरफ इसकी लीस्ट मैक्सिमम पोजीशन और ये इस तरफ इसकी मैक्सिमम पोजीशन। ऐसा नहीं है कि केवल ये इस तरफ नहीं गए होंगे, ये इस तरफ भी इतना ही वाइब्रेट हुआ होगा, लेकिन हम केवल प्रोपगेशन की डायरेक्शन में ये मेजर कर रहे हैं, इसलिए हम केवल ये वाला हिस्सा देख रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये इसकी मीन पोजीशन है ए बी, तो ये ए प्राइम बी प्राइम जितना इधर है उतना इधर भी होगा, ये सी प्राइम डी प्राइम सी डी से जितना इधर है उतना इधर भी होगा। समझ रहे हो? तो चेंज इन लेंथ कितना आया? इनकी ओरिजिनल पोजीशन कहाँ थी? एक ए बी पर था, दूसरा सी डी पर था, तो ओरिजिनल पोजीशन जो थी वो थी बी डी ये, और जो वाइब्रेशन के बाद जब इसमें लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस आए स्ट्रिंग में, तब इनकी चेंज में लेंथ में कितना चेंज हुआ? बी प्राइम डी प्राइम। तो चेंज इन लेंथ बी प्राइम डी प्राइम माइनस बी डी, और ओरिजिनल लेंथ बी डी। इन दोनों लाइन एलिमेंट की बात हम कर रहे हैं। सो चेंज इन लेंथ कितना हुआ? अब लेंथ कितनी है वाइब्रेशन के बाद? बी प्राइम डी प्राइम। ये एलिमेंट्स अब कहाँ हैं? बी प्राइम डी प्राइम पर। और वाइब्रेशन से पहले कहाँ थे? बी और डी पर, या ए और सी के साथ भी आप ऐसा काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप बी डी के साथ, पर मैंने बी डी के साथ किया है तो मैं उसी से समझा रहा हूँ। सो बी प्राइम डी प्राइम, अब जो इन लाइन एलिमेंट की पोजीशंस हैं बी प्राइम डी प्राइम, और जो पहले थी बी डी माइनस बी डी, तो ये हुआ चेंज इन लेंथ। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? बी डी। अब देखिए, इस बी प्राइम डी प्राइम को मैं लिखना चाहता हूं, और ऐसे फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना चाहता हूं जिनकी वैल्यूज मुझे पता हो, जिनकी वैल्यूज मुझे पता हो, ठीक है। और इस बी डी को मैं जो का तो रखूंगा। ये देखिए, यहाँ ये जो माइनस बी डी है ये एज इट इज है, तो इसको मैं जो का तो रखूंगा, और इसको मैं लिखना जा रहा हूँ बी प्राइम डी प्राइम को, ठीक है। अब देखिए, ये फिर से जूम करके अगर मैं दिखा पाऊँ आपको, तो बी प्राइम डी प्राइम को मुझे लिखना है, तो मैं इसे लिखता हूँ बी डी, ये बी डी प्लस डी डी प्राइम प्लस डी डी प्राइम माइनस बी बी प्राइम माइनस बी बी प्राइम। देखिए, मुझे लिखना है बी प्राइम डी प्राइम को, बी प्राइम डी प्राइम को, देखिए मुझे लिखना है बी प्राइम डी प्राइम को, इस लेंथ को लिखना है, और ऐसे फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है जिनकी वैल्यूज मुझे पता है। तो देखिए, पहले मैं क्या लिखता हूँ, इस पूरी लेंथ को लिख रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक। कैसे? बी डी प्लस डी डी प्राइम, और यहाँ से और यहाँ तक की लेंथ में से अगर मैं ये वाला हिस्सा हटा दूँ, बी बी प्राइम वाला, ये वाला, ये छोटा सा हिस्सा ए प्राइम कहिए या फिर बी बी प्राइम कहिए, इस छोटे से हिस्से को हटा दूं तो मेरे पास बचेगा बी प्राइम डी प्राइम। तो बी प्राइम डी प्राइम को मैं लिख रहा हूं बी डी प्लस डी डी प्राइम माइनस बी बी प्राइम, ये मैं लिख रहा हूं। तो देखिए, बी डी प्राइम को मैंने लिखा बी डी प्लस डी डी प्राइम माइनस बी बी प्राइम एंड माइनस बी डी। ओके, अब बी डी प्लस डी डी प्राइम माइनस बी बी प्राइम माइनस बी डी से बी डी कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा डी डी प्राइम माइनस बी बी प्राइम ओवर बी डी। अब देखिए, मुझे पता क्या है, डी डी प्राइम की वैल्यू मुझे पता है, बिल्कुल पता है, ये रही। मैं थोड़ा सा इसको आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, क्या मुझे डी डी प्राइम की वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है, ये रही डी डी प्राइम, ये वैल्यू है। क्या मुझे बी बी प्राइम की वैल्यू पता है? हाँ, ये रही बी बी प्राइम इक्वल टू दिस। क्या मुझे बी डी की वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है, बी और डी के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी एक्स है, ठीक है। तो जितनी तीनों वैल्यूज यहाँ लिखी हुई हैं, जो लेंथ हैं, वो तीनों मुझे पता है। डी डी प्राइम भी मुझे पता है, बी बी प्राइम भी मुझे पता है, बी डी प्राइम भी। इसलिए मैंने ये कैलकुलेशन पहले की थी, ताकि स्ट्रेन की कैलकुलेशन में मुझे इनकी जरूरत होने वाली है, इसलिए मैंने आपको ये पहले डिस्कस करके बताया, ठीक है, कि मैं ए प्राइम को कैसे निकाल सकता हूँ, मैं सी सी प्राइम या डी डी प्राइम को कैसे निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये कैलकुलेशन कर ली, और यहाँ से मैं स्ट्रेन कैलकुलेट कर लूँगा। तो देखिए, स्ट्रेन को हम जब कैलकुलेट करेंगे, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो स्ट्रेन इज वैल्यू ऑफ डी डी प्राइम की वैल्यू मुझे पता है, ये है u प्लस डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, माइनस बी बी प्राइम की वैल्यू है यू एक्स, और ओवर बी डी की वैल्यू है डी एक्स, ठीक है। u से u कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा डेल u बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो गया, और मेरे पास बचा
जो स्ट्रेन है वो है डेल यू बाई डेल एक्स। और अगर आप इस स्ट्रेन को चेक करें तो एक्चुअली ये पोजीशन का फर्स्ट डेरिवेटिव है इस डिस्प्लेसमेंट का, जो कि एक्स और टी दोनों का फंक्शन है। लेकिन जो पोजीशन में चेंज आया, देखिए स्ट्रेन यही तो है, लेंथ में चेंज दिखाती है ना, तो केवल लेंथ में ही तो चेंज दिखा रहा है, किसका, यू की। यू की लेंथ में कितना चेंज है, चेंज इन लेंथ विद रेस्पेक्ट टू यू। और जो यू एक्स, केवल एक्स में चेंज देखना है, क्योंकि यू एक्स और टी दोनों का फंक्शन है, लेकिन मुझे चेंज किस में देखना है, केवल लेंथ में देखना है, इसीलिए इसको स्ट्रेन कह रहे हैं। चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ क्यों, कौन सा फैक्टर दिखाएगा मुझे, डेल बाई डेल एक्स। और किसकी चेंज में लेंथ, इस फैक्टर की, यू की, जो कि किसका फंक्शन है, एक्स और टी का। ये मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। दिस इज माई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, नाउ अब मैं, चूंकि मेरे पास स्ट्रेन है, तो मैं बात करूंगा स्ट्रेस की, और फिर मैं बात करूंगा यंग्स मॉडुलस की, क्योंकि स्ट्रेस, स्ट्रेन और यंग्स मॉडुलस तीनों आपस में कनेक्ट होते हैं। तो देखिए, इफ दिस स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स एफ, अब ये स्ट्रेन आई कैसे होगी, इस स्ट्रिंग में स्ट्रिंग कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया होगा, उस एक्सटर्नल फोर्स को हम स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, चूंकि हम यूनिट एरिया के बारे में बात करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू फोर्स। तो देखिए, इफ दिस स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स एफ एंड वाई इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ द स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग का जो हम अभी स्टडी कर रहे थे, इस स्ट्रिंग का यंग्स मॉडुलस हमने कितना कंसीडर किया हुआ है, वाई। तो आप ये जानते हैं कि जो यंग्स मॉडुलस है, 12th वाला फॉर्मूला है हमारे पास, यंग्स मॉडुलस जो है वो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है। अब स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है ओवर स्ट्रेन, और एरिया मैंने यूनिट कंसीडर कर लिया, यूनिट एरिया। तो जब इसकी वैल्यू हम यूनिट ही रखेंगे तो हो जाएगा सीधा सीधा फोर्स अपॉन स्ट्रेन, तो फोर्स अपॉन स्ट्रेन। अब आपको फोर्स को मैंने एफ से दिखाया, और स्ट्रेन आपको पता है ई से हम कंसीडर करके हैं, तो फोर्स एफ अब ओवर ई, तो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आ गई मेरे पास y इक्वल्स टू एफ ओवर ई। यहाँ से अगर आप एफ की वैल्यू निकाले वो आ जाएगी ई इंटू वाई। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकंड है। ओके, इफ द स्ट्रेन एट वन एंड ऑफ इट्स एंड, इफ द स्ट्रेन एट वन एंड ऑफ इट्स एंड, चूंकि हम दो एंड्स मान के चल रहे हैं ना, दो एंड्स मान के चल रहे हैं, दोनों फिक्स्ड हैं, तो देखिएगा ऑफ इट्स एंड्स इज ई एक्स। ठीक है, ये चूंकि वन डायमेंशनल स्ट्रिंग है, तो इसके इस एंड पे भी जो स्ट्रेन है वो भी ई एक्स है, इस एंड पे जो स्ट्रेन है वो भी ई एक्स है, चूंकि ये डायमेंशन एक्स है, इसलिए इसको ई एक्स का। अगर हम 3 डायमेंशनल केस स्टडी कर रहे होते तो मैं इसी स्ट्रेन को कहता ई एक्स वाई जेड। हमें केवल अपनी कैलकुलेशन को, मैथमेटिक्स को कम करना है, इसीलिए उस स्ट्रेन को कहा गया है ई एक्स, इसलिए इस स्ट्रेन को कहा गया है ई एक्स। देन इट्स वैल्यू एट अदर एंड कितनी होगी, किसी भी एक एंड पे आप ई एक्स की वैल्यू को कंसीडर कीजिए, स्ट्रेन की वैल्यू को कंसीडर कीजिए। मान लीजिए इस एंड पे आप कहते हैं ई एक्स, तो दूसरे एंड पे कितनी होगी, ई एक्स प्लस डेल ई बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, बाई द सेम कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इस एंड पे अगर ई एक्स है तो दूसरे एंड पे कितनी होगी, इसको ये सेम प्लस डेल यू बाई डेल एक्स प्लस, तो यू की जगह केवल ई रखिए, क्योंकि ई केवल एक्स का फंक्शन है, तो ई इंटू एक्स प्लस डेल ई ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स। ये देखिए तो जरा, ई एक्स डेल ई ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो दूसरे एंड पे इतनी स्ट्रेन होगी, एक एंड पे ई एक्स अगर आप किसी भी एक एंड पे कंसीडर कीजिए, इधर कंसीडर कीजिए एक्स या फिर इधर कंसीडर, तो दूसरे एंड पे अगर आप स्ट्रेन कैलकुलेट करेंगे तो वो डेफिनेटली इतनी होगी, ई एक्स प्लस डेल ई बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, इतनी स्ट्रेन आपको दिखेगी। सो स्ट्रेन एट वन एंड ई एक्स होगी, और दूसरे एंड पे ई एक्स प्लस डेल ई बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, बाई द सेम concept as we did in the case of displacement factor u. Okay, अब जब मुझे स्ट्रेन का पता लग गया, एक एंड पे स्ट्रेन इतनी है, दूसरे एंड पे स्ट्रेन इतनी है, तो मैं इस फॉर्मूले को यूज करके, इक्वेशन नंबर 2 को यूज करके फोर्स बता सकता हूँ। एक एंड पे फोर्स कितना होगा, दूसरे एंड पे फोर्स कितना होगा, तो इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 का यूज कर रहे हैं और फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। सो फोर्स एट वन एंड कितना होगा, स्ट्रेन इंटू यंग्स मॉडुलस,
स्ट्रेन इंटू यंग्स मॉडुलस, एक एंड पे स्ट्रेन है EX इंटू यंग्स मॉडुलस, और फोर्स एट अदर एंड, दूसरे एंड पे फोर्स कितना होगा, स्ट्रेन एट अदर एंड, स्ट्रेन एट अदर एंड इंटू यंग्स मॉडुलस, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये मेरे पास एक एंड पे फोर्स आ गई, ये दूसरे एंड पे फोर्स आ गई, तो नेट फोर्स कितना होगा, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है फोर्स की। सो द नेट फोर्स इज F net इज इक्वल्स टू स्ट्रेन एट वन एंड माइनस स्ट्रेन एट अदर एंड। ओके, इस y की जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो EX की y के साथ मल्टीप्लाई होकर ये फैक्टर मिलेगा, डेल E बाई डेल एक्स इंटू DX के साथ जब y की मल्टीप्लाई होगी ये फैक्टर मिलेगा, और माइनस में EX इंटू वाई, तो इस फैक्टर से ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा ये। तो जो नेट फोर्स आया स्ट्रिंग के ऊपर, स्ट्रिंग के ऊपर जो नेट फोर्स मुझे मिला वो मिला डेल E बाई डेल एक्स इंटू DX इंटू वाई अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। और अब आपको ये टॉपिक आराम से समझ में आने वाला है। अब के बाद अगर यहाँ तक आपको समझ में आया है, इक्वेशन नंबर 3 तक अगर आपको यहाँ तक समझ में आना है, तो आई गारंटी अब आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आने वाला है। बस इस कंसेप्ट को आप जरूर ध्यान से पढ़ें कि अगर मेरे पास ये वाला चेंज मुझे देखना है, ए अपनी मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ UXT, तो ये वाला जो एलिमेंट है ये अपनी मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इस फैक्टर के दो। ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आया तो डेफिनेटली अब ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आने वाला है। ओके, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3। अब आप ये जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अगर आप नेट फोर्स कैलकुलेट करते हैं और आपको डिस्प्लेसमेंट का पता है, ठीक है, नेट फोर्स आपको कैलकुलेट करना है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ कितना होगा, F नेट मास ma के इक्वल, F इक्वल्स टू ma, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो नेट फोर्स जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा m मास इंटू a इज एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब आपको डिस्प्लेसमेंट का पता है, डिस्प्लेसमेंट को आप फर्स्ट टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, आपको वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी को फिर से आप टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको डेफिनेटली यहां से एक्सीलरेशन मिलने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ द नेट फोर्स ऑन दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट पे जिसको मैं dx लेंथ का एलिमेंट कह रहा हूं, ये AB और CD, ये इस एलिमेंट पे कितना फोर्स होगा, F नेट इक्वल्स टू मास इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये किसका मास है, इस एलिमेंट का मास है, इस एलिमेंट ABCD का, इस एलिमेंट का, ठीक है, इस एलिमेंट ABCD का मास है, ये इसका मास है, ठीक है, और एक्सीलरेशन को मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया। अच्छा, मास कैसे निकालें, अब इस एलिमेंट का मास आपको पता है कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। डेंसिटी को अगर मैं रो कंसीडर करूं तो वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू द लेंथ ऑफ द एलिमेंट। तो एरिया कितना होगा, एरिया को हम यूनिटी कंसीडर कर चुके हैं ऑलरेडी, हम स्ट्रेस के केस में आपने कहा है कि यूनिट एरिया है। तो लेंथ ऑफ एलिमेंट कितना है मेरे पास dx, इसका मतलब मास ऑफ द एलिमेंट कितना होगा रो इंटू dx। तो नेट फोर्स कितना आएगा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, रो dx, चूंकि m की वैल्यू रो dx आई है, इंटू dtu बाई dt स्क्वायर। ये भले ही x और t का फंक्शन है, तो हो सकता है कहीं लिखा जाए कहीं मिस हो जाए, पर आपको समझना है कि u हमेशा x और t, पोजीशन और टाइम दोनों का फंक्शन है। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 3 भी मुझे नेट फोर्स दे रही है, और इक्वेशन नंबर 4 भी मुझे नेट फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, सो जब हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आएगी, और इस इक्वेशन को आगे के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर नाउ एंड मीट यू इन टू द नेक्स्ट वन। Thank you.